हेलो फ्रेंड, चलिए यूनिट 7 का ये चैप्टर 12 है। इसमें स्थानीय शासन संस्थाएं यानी लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पंचायती राज का क्या असर होता है? तो पंचायती राज एक दर्शन और विचारधारा है। यह केवल शासन स्वशासन तक सीमित विचार नहीं है, इसका व्यापक अर्थ है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पर्याय है। यह गांधी जी और विनोबा भावे के सर्वोदयी शासन का पर्याय है। यह शासन सत्ता को आम लोगों तक पहुंचाने का साधन है, अर्थात यह सहभागी लोकतंत्र का पर्याय है। ऐतिहासिक विकास। वर्ष 1970 में लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय शासन लागू करने की अनुशंसा की। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली बार स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना हुई, जो स्थानीय शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक उपलब्धि मानी गई। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने पंचायती राज को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गांधीवादी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया और पंचायती राज को संविधान के निर्देशक तत्वों के भाग में सम्मिलित किया गया। संत भारत में जेसी कुमारप्पा ने गांधीवादी विचारों के आधार पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। संत भारत में पंचायती राज का विकास। संत भारत में ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए फोर्ड फाउंडेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोग्राम लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को सस्ते बीज और बेहतर तकनीक सुविधाएं देने का प्रयत्न किया गया, परंतु इस कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 की स्थापना हुई। इसकी रिपोर्ट निम्नलिखित है। पहला, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाए। दूसरा, इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष एवं सीधा होगा, जबकि पंचायत समिति एवं जिला समिति का चुनाव परोक्ष रूप में होगा। नियोजन एवं विकास की सभी गतिविधियां इन संस्थाओं को सौंपी जाएं। पंचायत समिति खंड स्तर कार्यकारी निकाय के रूप में होगी, जबकि जिला परिषद की भूमिका सलाहकारी, समन्वयकारी एवं कार्य पर्यवेक्षण की होगी। जिला परिषद का चेयरमैन जिलाधिकारी होगा। इन संस्थाओं के प्रभावी कार्यकरण के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन स्थानांतरित किए जाएं और भविष्य में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। पंचायतों का व्यवहारिक प्रयोग। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू किया गया। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था जहां पंचायती राज लागू हुआ, परंतु 60 के दशक में भारतीय राजनीति व्यवस्था में अनेक संकट देखे गए। 2 युद्ध हुए, भारत चीन के मध्य और भारत पाकिस्तान के मध्य, जिससे खाद्यान्न तथा आर्थिक संकट पैदा हुआ। इसलिए पंचायतों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका। पंचायतों के विकास का द्वितीय चरण। अशोक मेहता समिति। जनता पार्टी ने 1978 में अशोक मेहता समिति की स्थापना की। इसने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसकी मूल अनुशंसाएं हैं। पंचायती राज द्विस्तरीय होगा, जिसमें जिला परिषद एवं मंडल पंचायत नामक 2 स्तर होंगे। 15 से 20 हजार आबादी के लिए एक मंडल पंचायत का गठन होगा। फिर समिति ने जिला स्तर को सर्वाधिक महत्व दिया तथा इसे जनपद स्तर पर योजनाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी और कार्यकारी निकाय के रूप में माना। फिर पंचायतों के चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की भागीदारी की औपचारिक मंजूरी दे दी गई। समिति ने पंचायती संस्थाओं को करारोपण की शक्तियां एवं अपने संसाधन उगाहने की शक्ति देने की भी अनुशंसा की। राज्य सरकारों के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीनों की अवधि में ही हो जाने चाहिए। फिर पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई। इस समिति ने पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना का भी सुझाव दिया। समिति के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री की भी नियुक्ति होनी चाहिए। राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के चुनाव आयोजित होने चाहिए और विकास पंचायत से अलग एक न्याय पंचायत की भी स्थापना होनी चाहिए, जिसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश हो। दंतेवाला समिति आती है, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1978 में ही हुई थी। तो इस समिति ने खंड स्तर पर नियोजन की अनुशंसा की। गांव, जनपद एवं राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन को अंतर संबंधित करने पर बल दिया। जीबी के राव समिति 1985 में आती है। तो योजना आयोग ने ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए वर्ष 1985 में इसकी स्थापना की थी। अनुशंसाएं क्या थी कि ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों का पुनर्जीवन आवश्यक है।
जिला परिषद सभी विकास कार्यक्रमों के निर्धारण में केंद्रीय संस्था होनी चाहिए। समिति ने वित्त आयोग के गठन, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष और त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव। फिर लक्ष्मीमल सिंघवी यानी सिंघवी कमेटी, ये 1986 में आती है, 1986। तो राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायतों के पुनर्जीवन नामक समिति की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष एल.एम. सिंघवी को बनाया गया। अनुशंसाएं: पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान किया जाना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए। यह 3 स्तर इस प्रकार होगा: ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर। पंचायतों के चुनाव एक निश्चित अवधि में संपन्न कराए जाने चाहिए और उसके लिए एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जाए। वित्त आयोग के प्रभावी कार्यकरण के लिए पर्याप्त अनुदान देना। राजनीतिक दलों की सहभागिता को हतोत्साहित करना। फिर पंचायतों के विवाद निपटान के लिए नया पंचायत के गठन का सुझाव दिया। पी.के. थुंगन समिति 1988 में आती है, पी.के. थुंगन समिति। थुंगन समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया, परंतु थुंगन समिति के अनुसार भारत में पंचायतों का संबंध सीधा संघ सरकार से होना चाहिए, अतः समिति ने पंचायती राज को राज्यों का विषय नहीं माना। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि सरकारी आयोग ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने पर बल दिया था। विभिन्न सरकारों द्वारा पंचायती राज लागू करने के लिए किए गए प्रयास। राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1989 में लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जो भारी बहुमत से पारित हो गया, परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए वर्ष 1990 में मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। वर्ष 1990 में ही सरकार ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, परंतु तब तक बीपी सरकार गिर चुकी थी। वर्ष 1991 में नरसिंहा राव सरकार ने पुनः इसे संवैधानिक आधार देने का प्रयत्न किया। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ और यह वर्ष 1993 में लागू हुआ। यह संविधान संशोधन लागू होने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश राज्य में चुनाव हुए। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को तथा 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। राज्य सूची के 19 विषय पंचायतों को सौंपे गए। 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर की वकालत की गई, परंतु 73वें संशोधन के द्वारा यह प्रावधान भी किया गया कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहां 2 स्तर के पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। उदाहरण गोवा, मणिपुर में ग्राम स्तर तथा जिला स्तर के पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायतों का निर्वाचन। तो राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जिसका कार्य पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली का निर्माण करना तथा चुनाव पर नियंत्रण और निगरानी रखना है। पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। पंचायतों के चुनाव में गड़बड़ी एवं विवाद का निपटान तो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति हटाया जाएगा। तीनों स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। तो मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे, उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, डायरेक्ट होगा, डायरेक्टली पीपल के द्वारा वो इलेक्ट होंगे। निर्वाचित होने की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। खंड पंचायत एवं जिला परिषद के अध्यक्ष परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। खंड पंचायत के सदस्य खंड परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। पंचायतों में आरक्षण। पंचायतों के चुनाव में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 डी के तहत। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करना राज्य विधानसभा की मर्जी पर है। तो जो ओबीसीज हैं उनको आरक्षण देना ये राज्य विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। अध्यक्ष पद हेतु महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण भी राज्य विधानसभा की मर्जी पर है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। हाल ही में कुछ राज्यों ने महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार प्रमुख हैं। एससी और एसटी को आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाएगा। पंचायतों में आरक्षण अध्यक्ष पद एवं सदस्य दोनों के लिए होता है तथा पंचायत के तीनों स्तरों पर आरक्षण दिया जाएगा। पंचायतों के सदस्यों की योग्यताएं, तो इसमें निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। व्यक्ति राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए। नोट: पंचायतों की सबसे छोटी इकाई
ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी लोग शामिल होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है दोस्तों कि ग्राम सभा में गांव के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी लोग शामिल होते हैं, लेकिन ऐसे लोग ही शामिल होते हैं जिनका नाम इलेक्टोरल वोटिंग लिस्ट में होता है। तो मतलब इलेक्टोरल लिस्ट में जिनका नाम होता है केवल वही शामिल होते हैं, सभी नहीं शामिल होते हैं। ये थोड़ा सा करेक्शन है। पंचायतों का कार्यकाल, तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। यदि पंचायतों का विघटन निर्धारित समय से पहले हो जाए तो पंचायतों के विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव होने चाहिए और चुनाव बचे हुए समय के लिए होगा। यदि पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हो तो चुनाव समूचे 5 वर्षों के लिए होंगे। राज्य वित्त आयोग, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। राज्य वित्त आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं। तो राज्य वित्त आयोग 248 आई में मेंशन, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके कार्य देखते हैं। पहला है राज्य और पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क का निर्धारण और उनके बीच विभाजन करना, शुल्क, पथकर और फीस का बंटवारा करना और पंचायतों के विभिन्न स्तरों में उनको प्रदान करना। फिर नेक्स्ट है कि कर, शुल्क, पथकर और फीस पंचायतों को दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायतों को सहायता अनुदान देना। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय और कोई अन्य विषय जो राज्यपाल दे। पंचायतों के अधिकार, तो राज्य विधानसभा द्वारा विधि निर्माण करके पंचायतों को कर लगाने और वसूलने की शक्ति प्रदान की जाती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना तैयार करना तथा योजनाओं को लागू करना। पंचायतों को क्या अधिकार नहीं है? पंचायतों को विधि निर्माण का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 243G में प्रावधान है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को प्राप्त होने वाले विषय राज्य सरकारों के द्वारा दिए जाएंगे। ग्राम सभा के कार्य, पहला है वार्षिक लेखा विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट की जांच करना। दूसरा है नए कर लगाना, वर्तमान करों में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार करना, योजनाओं, लाभार्थियों और स्थलों का चयन करना। फिर सामूहिक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक, श्रमिक या वस्तुओं के रूप में अंशदान देना। फिर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना, गांव में वयस्क, शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना, विगत वर्षों के लेखा परीक्षण की जांच करना, पंचायतों की वर्तमान योजनाओं तथा समस्त प्रकार के क्रियाकलापों की समीक्षा करना, ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों एवं आय व्यय का स्पष्टीकरण मांगना। ग्राम पंचायत के कार्य, तो ग्राम पंचायत के कार्यों को प्रायः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। तो अनिवार्य कार्य वे हैं जो पंचायतों को करना अनिवार्य है, जबकि ऐच्छिक कार्य पंचायत अपनी इच्छा अनुसार या राज्य के आदेशानुसार कर सकती है। अनिवार्य कार्य कौन कौन से हैं? पहला है सार्वजनिक कुओं, तालाबों और जलाशयों का निर्माण एवं उनकी मरम्मत तथा रखरखाव करना। दूसरा सार्वजनिक मार्गों, शौचालयों, नालियों, ग्राम पंचायत की सड़कों एवं पुलियों का निर्माण करना। फिर गांव के मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था। फिर कृषि का विकास, जन्म, मृत्यु एवं विवाह का पंजीकरण। फिर नेक्स्ट है कि लघु सिंचाई साधनों का निर्माण। नेक्स्ट है सार्वजनिक हाटों, मेलों आदि की स्थापना। नेक्स्ट है टीका और सुई लगाना। नेक्स्ट पशुओं और उनकी नस्ल का सुधार, सार्वजनिक भूमि का प्रबंध। ऐच्छिक कार्य कौन कौन होते हैं? तो सड़कों के किनारे एवं अन्य स्थान पर वृक्ष लगाना, धर्मशालाओं, विश्राम गृहों और सार्वजनिक घाटों का निर्माण करना, सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था, खेल स्थलों, पुस्तकालयों और पार्कों का निर्माण। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक और नैतिक कल्याण का संवर्धन, जिसमें मद्य निषेध, छुआछूत का उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करना और झगड़ों को सहमति द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करना। खंड पंचायत के कार्य, तो भारत के अधिकांश राज्यों में खंड पंचायतें स्थानीय स्वशासन की मूल धुरी है। खंड पंचायत के द्वारा ही समूची योजना का क्रियान्वयन होता है। पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी खंड विकास अधिकारी कहलाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये ब्लॉक पंचायत है जो पंचायतों के कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है, साथ ही पंचायतों को आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। पंचायत समिति के कार्यों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। पहला नागरिक सुविधाएं प्रदान करना, दूसरा विकास कार्यों को पूर्ण करना। नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत क्षेत्र की सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव, पेयजल की व्यवस्था, नालियों का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, पुस्तकालयों की स्थापना एवं प्राथमिक तथा बुनियादी पाठशालाओं की व्यवस्था। दूसरा है विकास कार्य, सामुदायिक विकास के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों का निष्पादन, उन्नत बीजों की वृद्धि एवं वितरण, ऋण की व्यवस्था, दुग्ध व्यवसाय, कुटीर ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास, उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।
जिला परिषद का कार्य। तो जिला परिषद मूलतः निरीक्षणकारी कार्य संपादन करती है। परिषद का कार्य अपने अधीनस्थ निकायों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना तथा उनके मध्य समन्वय स्थापित करना है। यद्यपि वर्तमान समय में जिला परिषद समन्वयात्मक भूमिका के अतिरिक्त विकास कार्यों को संपादित भी कर रहा है। जिला परिषद के मूल कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, पंचायत समितियों के बजट का परीक्षण और अनुमोदन। दूसरा, पंचायत समितियों को कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न कराने का निर्देश। तीसरा, पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समन्वित करना। चौथा, राज्य सरकार को जनपद के विकास के कार्यों के संदर्भ में परामर्श देना। पांचवा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित धन राशि को जिले की पंचायत समितियों में वितरित करना। छठवां, जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को जिले की पंचायतों और पंचायत समितियों द्वारा दी गई अनियमितताओं के संबंध में सूचना देना। फिर नेक्स्ट है कि राज्य सरकार को जिले की पंचायतों और पंचायत समितियों के बीच कार्य के विभाजन के संदर्भ में सलाह देना। नेक्स्ट, उन शक्तियों का प्रयोग जो राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपे जाएं। अब ग्राम पंचायतों के कार्य को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित समितियों का निर्माण किया गया। पहला है विकास समिति। इसका मूल कार्य कृषि, ग्रामीण उद्योग एवं ग्रामीण विकास योजनाओं का निर्माण करना है। दूसरा, शिक्षा समिति। इसके द्वारा ग्राम पंचायत शैक्षिक कार्यों का प्रबंध करती है तथा 73वें संविधान संशोधन के बाद प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इसके द्वारा ग्राम पंचायतें प्राथमिक शिक्षा में भोजन प्रबंध से लेकर छात्रवृत्ति के आवंटन तक विद्यालयों के कार्यों की निगरानी करती हैं। फिर नेक्स्ट है कि लोक हित समिति। तो इसके द्वारा जन स्वास्थ्य एवं ग्रामीण कार्य से संबंधित कार्यों एवं मामलों की देखभाल की जाती है। समता समिति। तो इसके द्वारा बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं। पंचायतों का विस्तार। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार, द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, पेशा एक्ट इसको कहा जाता है प्यार से, पेशा एक्ट। तो दिलीप सिंह भोरिया की अध्यक्षता में एक समिति 1996 में बनती है। इसके द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में भी होना चाहिए। इन पंचायतों में ज्यादातर अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होने चाहिए। फिर 83वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं होगा। यह कानून उन स्थानों हेतु निर्मित किया गया है जहां पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू नहीं होते। यह कानून वर्ष 1994 में निर्मित हुआ तथा वर्ष 1996 में लागू हुआ। यह मुख्यतः 5वें अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए है। यह अधिसूचित क्षेत्र जनजाति प्रधान क्षेत्र है। इन अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्य पंचायती राज कानून लागू नहीं होता। तो भिन्नता का आधार क्या है कि जनजातीय जीवन पद्धति एवं संस्कृति को ध्यान में रखकर जनजातियों के लिए इस कानून में विशेष व्यवस्था की गई है। इस कानून के अंतर्गत संबंधित ग्रामों को प्रधानता दी गई है। ग्राम सभा को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णय करने की शक्ति दी गई है। अतः इसमें विशेष तौर पर कहा गया है कि जनजातीय परंपराओं, उनकी संस्कृति, सामुदायिक संसाधनों एवं विवादों के निपटारे के परंपरागत तरीके के संरक्षण की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा को प्रदान की गई है। इस कानून के तहत ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को अंतिम सहमति देती है तथा गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के संदर्भ में लाभान्वितों का चयन भी ग्राम सभा ही करती है। इस कानून की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? पहला है कि यह अधिनियम भारत के 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान राज्यों में लागू है। इन क्षेत्रों के राज्य ग्राम सभा में कम से कम आधी सीट जनजाति लोगों के लिए आरक्षित रहेगी, यानी 50% मिनिमम। तो शेड्यूल टाइप के लोग हैं उनके लिए आरक्षित रहेगी। फिर थर्ड है कि सभी स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष का पद जनजाति लोगों के लिए आरक्षित किया गया है तथा भूमि अधिग्रहण एवं खनन के लिए सरकार द्वारा ग्राम सभा तथा पंचायतों से विचार विमर्श किया जाएगा। फिर खनिज के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने से पहले उनकी अनुशंसा ली जाएगी, यानी ग्राम सभा की अनुशंसा ली जाएगी। फिर इन पंचायती संस्थानों को ऋण व्यवस्था को नियंत्रित करने की शक्ति दी गई है। फिर ग्रामीण बाजारों का विनियमन एवं भूमि बिक्री को रोकने के संदर्भ में इन संस्थाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इस कानून में महिला आरक्षण की भी व्यवस्था है। कमियां क्या हैं? तो इस अधिनियम की महत्वपूर्ण कमी यह है कि यह कानून जिन क्षेत्रों में लागू है वहां पर जनजातियों से संबंधित अन्य कानून भी लागू है, परंतु दोनों में संतुलन का अभाव है। इस कानून में
ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों को अधिकार राज्यों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। तो इस कानून में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों को अधिकतर राज्यों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। महत्व क्या है कि देश के 94 जिलों में पेशा कानून लागू है, जिनमें से 32 जिले माओवाद से प्रभावित है। इन इलाकों में स्थित स्थिति बहुत खराब है, जैसे उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। इन इलाकों में पेशा के प्रभावी क्रियान्वयन से वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती थी, क्योंकि इन इलाकों में मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला, जनजाति लोगों की भूमि छीन जाना। दूसरा, आजीविका को खतरा। तीसरा, इनके सामूहिक पहचान के लिए खतरा। और चौथा, उनके सांस्कृतिक प्रतीकों को क्षति पहुंचाना। कहाँ प्रयोग नहीं हो पा रहा? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में, मणिपुर राज्य की जनजातीय परिषदों में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के स्वायत्तशासी पर्वतीय क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। विभिन्न राज्यों में पंचायतों के खंड स्तर पर विभिन्न नाम। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एवं राजस्थान में इसे पंचायत समिति कहा जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति या पंचायत समिति कहते हैं। क्षेत्र समिति एवं पंचायत समिति दोनों कहते हैं। असम में आंचलिक पंचायत समिति कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में आंचलिक परिषद कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत कहा जाता है। कर्नाटक एवं गुजरात में तालुका परिषद कहा जाता है। तमिलनाडु में पंचायत संघ कहा जाता है। जिला परिषदों के विभिन्न नाम। तो प्रदेश और जिला परिषदों के विभिन्न नाम। असम में महकमा परिषद कहा जाता है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक में जिला विकास परिषद कहा जाता है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में जिला परिषद कहा जाता है। पंचायती राज के माध्यम से भारत में सामाजिक न्याय प्रदान किया गया है। इसके द्वारा एलएम सिंघवी तथा इसके द्वारा एपीएल यानी एबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड का निर्धारण ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा है तथा खाद्य सुरक्षा बिल, मिड डे मील तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाएं ग्राम प्रधान की देखरेख में चलाई जा रही हैं। पंचायती राज द्वारा लैंगिक न्याय हेतु लाभदायक रहा है। तो पंचायती राज लैंगिक न्याय हेतु लाभदायक रहा है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण के द्वारा उनकी राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है। निर्णय निर्माण में भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका है। पंचायती राज और विकेंद्रीकृत नियोजन। पंचायती राज में विकेंद्रीकृत नियोजन का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे नियोजन अधिक प्रभावी हुआ है। पंचायतें योजना बनाकर खंड पंचायत को भेजती हैं। खंड पंचायत जनपद परिषद को और जनपद परिषद इसे राज्य सरकार को सौंपती है। पंचायती राज और नौकरशाही। तो पंचायती राज की स्थापना के बाद से पंचायतों के प्रतिनिधि तथा नौकरशाह दोनों जनता के विकास के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसमें लोगों का विकास ज्यादा प्रभावी हो पाया है। सहभागी प्रशासन का विकास हो रहा है, यानी कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसमें पंचायती राज ने भारत में नौकरशाही की शक्तियों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण लगाया। फिर पंचायती राज के द्वारा नौकरशाही की भूमिका में लचीलापन आया है। ग्राम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान मिलकर कार्य कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी महत्वपूर्ण है। चलिए, पंचायती राज में मनरेगा। तो मनरेगा को 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू किया गया था। बाद में 1 अप्रैल 2008 से इसे समूचे भारत में लागू कर दिया गया। मनरेगा एक योजना नहीं है, अपितु एक अधिनियम है। योजना और अधिनियम के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है कि योजना को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन अधिनियम को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ये योजना के बनस्पत स्थायी होता है। तो ये सामान्यतः स्थायी होता है। हालांकि इसको भी खत्म तो किया ही जा सकता है, लेकिन ये योजना से इतर ये स्थायी होता है। मनरेगा के माध्यम से संविधान के नीति निर्देशक तथ्यों में वर्णित कार्य के अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई है। फिर मनरेगा के द्वारा ग्रामीण निवासियों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से दिया जाता है। पंचायती राज की खामियां। तो भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद अभी भी पंचायतों के समक्ष वित्तीय समस्या का अभाव है। पंचायतों के पास अपने पदाधिकारी भी नहीं है। सामान्यतः अखिल भारतीय सेवक या राज्यों के अधिकारी पंचायतों का प्रशासन करते हैं। अधिकांश राज्यों में अभी भी 29 विषय में वर्णित पंचायती राज की शक्तियां उन्हें नहीं सौंपी गई हैं। अधिकांश राज्यों में अभी भी जिला नियोजन समिति का गठन नहीं हो सका और जनपद ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA से कार्य चल रहा।
अभी भी राज्य और संघ सरकारों के द्वारा पंचायतों के समानांतर अनेक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे जल संभारक कार्यक्रम, वाटर सेट प्रोग्राम, संयुक्त वन समिति जिसका प्रशासन राज्य सरकार सीधे अपने अधिकारियों या अपने मंत्रियों द्वारा करती है। फिर वर्ष 1995 में सरकार के द्वारा सांसद स्थानीय विकास कोष एमपी लैड का गठन किया गया। कब? 1995 में। इसके अंतर्गत सांसदों को प्राप्त धन सीधे जिलाधिकारी के द्वारा खर्च किया जाता है। इस पर पंचायतों का कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रत्येक सांसद को स्थानीय विकास कोष के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की राशि प्रतिवर्ष दी जाती है। वेंकट चलैया आयोग ने इसे समाप्त करने की अनुशंसा की है। समाज अभी भी पितृ सत्तात्मक है तथा समाज में गरीबी, अभाव एवं निरक्षरता व्याप्त है। इसलिए भारत में पंचायतों के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएं हैं। राज्य नेतृत्व के द्वारा पंचायतों के स्थानीय नेतृत्व को उभारने को हतोत्साहित किया जाता है, जिससे राज्य और संघ के नेताओं का परंपरागत वर्चस्व कायम रहे। पंचायती राज का महत्व। पंचायती राज में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया गया है। इसमें शासक और जनता दोनों का संवाद सीधे रूप से होता है। इसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार खड़ा किया है। पंचायती राज के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना हुई है। पंचायती राज के माध्यम से लैंगिक न्याय की स्थापना हुई है। पंचायती राज के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास अधिक प्रभावी हुआ है। 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिकाओं का प्रावधान। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान का भाग 9A तब 12वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। इसमें 18 विषय आते हैं। नगर पालिकाओं को 18 विषय सौंपे गए हैं। इस संविधान संशोधन से 2 प्रकार के संस्थाओं की स्थापना हुई है। पहली है स्वायत्त शासन की संस्थाएं, यानी ऑटोनॉमस गवर्नेंस की जो इंस्टीट्यूशन है। उदाहरण के लिए नगर पालिकाएं और योजना संस्थाएं, उदाहरण के लिए जिला योजना समिति एवं महानगर योजना समिति। स्वायत्त शासन की संस्थाएं, तो पहला है कि नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, यानी 10,000 से 20,000 की जनसंख्या के लिए। नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्रों के लिए 20,000 से 3 लाख की जनसंख्या के लिए। और नगर निगम बड़े नगर क्षेत्रों के लिए 3 लाख से अधिक जनसंख्या के लिए। नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिकाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर पालिकाओं में नगर प्रशासन में अनुभव रखने वाले विशेष व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। फिर लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा। वार्ड समितियों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व होता है। चलिए, वार्ड समितियां, तो 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र में आने वाली 2 या 2 से अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियां बनाना आवश्यक है। वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। नगर पालिकाओं के प्रावधान। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। इस आरक्षण में अध्यक्ष का पद भी शामिल होगा एवं इसका निर्माण और इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा होगा। 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। राज्य विधानमंडल पिछड़ी जातियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करेगा। नगर पालिकाओं का कार्यकाल। तो नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। नगर पालिकाओं के विघटन के 6 महीने की अवधि के भीतर निर्वाचन कराना आवश्यक है। नगर पालिका का कार्यकाल 6 यदि 6 महीने से कम बचा हो तो निर्वाचन समूचे 5 वर्ष के लिए कराना होगा। सदस्यता के लिए योग्यता। तो इसमें निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक है। व्यक्ति राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए और मतदान की आयु 18 वर्ष है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, जो कि 1989 में हुआ था। इसमें 21 वर्ष आयु थी, उसको 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की। राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये 243 के में मेंशन है, 243 के में। तो नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए राज्य विधि द्वारा चुनाव आयोग की स्थापना कर सकता है। इसका कार्य नगर पालिका चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली का निर्माण करना तथा चुनाव पर नियंत्रण एवं निगरानी रखना है। नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। नगर पालिकाओं के चुनाव में गड़बड़ी एवं विवाद का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल। तो राज्य वित्त आयोग, ये बेसिकली 243 आई में इसका प्रावधान है। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 243 आई के माध्यम से होगी। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा होगी। कब होगी? तो 243 आई के माध्यम से होगी। ये थोड़ा सा
अनुच्छेद गलत है। फिर राज्य वित्त आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? तो पहला है राज्य एवं नगर पालिकाओं के बीच कर एवं लगाए जाने वाले शुल्क का निर्धारण एवं उनके बीच विभाजन करना, शुल्क, पथकर और फीस का बंटवारा करना तथा नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों में उनको प्रदान करना। फिर दूसरा है कर, शुल्क, पथकर और फीस नगर पालिकाओं को दिए जा सकते हैं। नगर पालिकाओं को सहायता या अनुमोदन देना, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय और कोई अन्य विषय जो राज्यपाल दे। जिला योजना एवं महानगर योजना समिति, तो जिला स्तर पर जिला योजना समिति और प्रत्येक क्षेत्र में महानगर योजना समिति बनेगी। गठन, तो राज्य विधान मंडल इन समितियों के गठन के लिए विधि बनाएगा, परंतु इन समितियों के गठन में निम्नलिखित तरीका अपनाया जाएगा। पहला, राज्य योजना की दशा में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर की पंचायत और जिले की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे। उनका अनुपात जिले में नगर और ग्राम की जनसंख्या के अनुपात में होगा। दूसरा, महानगर योजना समिति की दशा में समिति के कम से कम 2/3 सदस्य नगर पालिकाओं के सदस्यों और नगर पालिका क्षेत्र के पंचायत के अध्यक्षों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे। स्थानों का बंटवारा उस क्षेत्र में नगर पालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित के बारे में नियम बना सकेगा, अर्थात नंबर 1, जिला योजना के संबंध में कौन से कार्य जिला समितियों को सौंपे जा सकते हैं। दूसरा, जिला समिति के अध्यक्ष के चुने जाने का तरीका तय करना। समिति विकास योजना बनाकर राज्य सरकार को भेजेगी। महानगर योजना समिति संपूर्ण महानगर क्षेत्र के विकास की योजना तैयार करेगी। राज्य विधानमंडल उस समिति के बारे में विधि द्वारा निम्नलिखित के लिए नियम बनाएगा। पहला, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में। दूसरा, महानगर क्षेत्र के लिए योजना और सहकारिता से संबंधित कार्य। और तीसरा है इन समितियों के अध्यक्षों के चुने जाने का तरीका। जो विकास योजना बनाई जाती हैं वे राज्य सरकार को भेजी जाएंगी। जिला योजना समिति, जिला नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। जिला स्तर पर, तो जिला नियोजन समिति जिला स्तर पर विकास योजना बनाने वाली सबसे बड़ी समिति है। जिला नियोजन समितियां जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में लागू की गई हैं। इन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने जिला योजना समिति संबंधी कानून बना लिया। संरचना, तो यह समिति सामान्यतः ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित की जाती है। समिति के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जिलों की जनसंख्या के आधार पर होता है। अधिक जनसंख्या वाले जिलों में अधिक सदस्य होते हैं तथा ग्रामीण एवं शहरी निकायों से कितने प्रतिनिधि लिए जाएंगे इसका निर्धारण भी ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है। अध्यक्ष, तो जिला नियोजन समितियों के अध्यक्ष का चुनाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से होता है, जो इस प्रकार है। पहला, कुछ राज्यों जैसे केरल, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में जिला परिषद का अध्यक्ष जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष होता है। दूसरा, कुछ राज्यों में जिले से संबंधित राज्य का कैबिनेट मंत्री जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष होता है, जैसे ओडिशा, गुजरात मंडल और छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र। कुछ राज्यों में जिलों का डिप्टी कमिश्नर जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष होता है, तो फॉर एग्जाम्पल हरियाणा। इसकी कार्य एवं भूमिका क्या है, तो इसमें यह क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों हेतु विकास योजना तैयार करने में एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हेतु नियोजन बनाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, यह समिति पंचायतों एवं नगर निगमों के मध्य समान हितों के लिए भी योजना तैयार करती है तथा सोपानीकृत योजना भी तैयार करती है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों, आधार संरचना और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह समिति ग्रामीण और शहरी नियोजन के सुदृढ़ीकरण हेतु जिम्मेदार है। यह समिति शहरी क्षेत्रों के प्रसार की दृष्टि से भी योजना में विचार करती है। शहरी स्थानीय निकायों के अन्य रूप, तो नोटिफाइड एरिया कमेटी। इसकी स्थापना सरकार के गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा होती है, इसलिए इसे नोटिफाइड एरिया काउंसिल के नाम से जाना जाता है। यह नगर पालिका की भांति पूर्णतः निर्वाचित, आंशिक निर्वाचित और अंशतः मनोनीत संस्था है। यह राज्य म्युनिसिपल अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत होती है, जिसमें कुछ स्वतंत्र शक्तियां दे दी जाती हैं, तो इसे कुछ स्वतंत्र शक्तियां दे दी जाती हैं। इसका निर्माण 2 प्रकार के क्षेत्रों के लिए किया जाता है। पहला, औद्योगिकरण के कारण विकसित होने वाले नए शहर और ऐसे शहर जिसमें अभी नगर पालिका का निर्माण संभव ना हो। टाउन एरिया कमेटी, तो टाउन एरिया कमेटी एक अर्ध नगर पालिका संस्था है, जिसके द्वारा सीवेज एवं सड़क पर प्रकाश की
व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसका निर्माण सामान्यतः छोटे कस्बाई नगरों के प्रशासन हेतु किया जाता है। टाउन एरिया कमेटी पूर्णतः निर्वाचित या पूर्णतः मनोनीत हो सकती है। यह नगर सभाओं के या राज्य विधानसभाओं के एक अलग अधिनियम द्वारा निर्मित होती है। छावनी परिषद यानी कंटोनमेंट बोर्ड तो 1924 में केंद्र सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के द्वारा छावनी परिषद अधिनियम का निर्माण किया गया। इन परिषदों का निर्माण कैंट क्षेत्र में नागरिक जनसंख्या के प्रशासन के लिए किया जाता है। छावनी परिषदें अधिकांश रूप में निर्वाचित एवं आंशिक रूप में मनोनीत होती हैं। वर्तमान में देश में 63 छावनी परिषदें हैं, जिन्हें जनसंख्या के आधार पर पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं। कंटोनमेंट क्षेत्र का कमांडिंग ऑफिसर इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है, जबकि उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से होता है। पत्तन परिषद यानी पोर्ट ट्रस्ट तो इसका निर्माण मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ऐसे शहरों के लिए किया गया है। इसका मूल उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, पत्तन का प्रबंध एवं उसकी रक्षा। दूसरा, नागरिक सुविधाएं प्रदान करना। पत्तन परिषदों का निर्माण संसदीय अधिनियमों द्वारा हुआ है। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। सामान्यतः इसके चेयरमैन पत्तन के अधिकारी ही होते हैं। टाउनशिप तो एक ऐसे औद्योगिक निकाय के निकट स्थित हाउसिंग कॉलोनी का नगरीय प्रबंधन करने के लिए टाउनशिप की स्थापना की जाती है। टाउनशिप का नियंत्रण एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा होता है, जिसे सामान्यतः कंपनी के इंजीनियर अथवा अन्य अधिकारी सहायता प्रदान करते हैं।